हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थोड़े बेहतर होंगे। ये सीडीपी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की क्लास जो है 6th है। अगर आपने 1 to 5 मतलब 1 से लेकर 5 तक की जो सीरीज़ नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। कई प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपके क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट भी। अगर सीरीज़ यूज़फुल लगे, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपना सीटेट क्रैक कर सकें। यहाँ पर ऐसे ही प्रैक्टिस होगी और साथ में ही जो सब्जेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसके पूरा एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, साथ में ही मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि आप जो आपका आंसर होता है आप उसे जो है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखते जाइए, क्योंकि जब हम आंसर लिख देते हैं तो उससे क्या है, हमारा जो है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और अगर हम एक मन में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसमें हमारा कन्फ्यूज़न बना रहता है। इसलिए आप कहीं पर भी एक पेपर पेन ले लीजिए, उस पर भी लिख सकते हैं या कॉमेंट में लिखिए, तो आपके लिए ये बेहतर होगा। ये टिप्स था। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर है वो जो है शिक्षक केंद्रित होता है या छात्र केंद्रित होता है या प्रधानाध्यापक केंद्रित होता है या अनुभव केंद्रित होता है? तो सोचिए थोड़ा सा। जो शिक्षण का सत्तावादी स्तर पूछा है यहाँ पर, सत्तावादी मतलब शिक्षण कौन देता है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर शिक्षक केंद्रित होगा। अगर यही इसके अंदर वैसे हमारा जो अगर शिक्षा पुस्तक की शिक्षा कैसा हो या पाठ्यक्रम कैसा हो तो वो छात्र केंद्रित होता है, लेकिन शिक्षण का तरीका पूछा है यहाँ पर, शिक्षण का सत्तावादी स्तर कौन सा है, तो वो हमारा शिक्षक केंद्रित है। तो हमारा जो सीडीपी है पूरा जो है जो ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। जो शिक्षा है वो शिक्षा जो होनी चाहिए वो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा, छात्र केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे शिक्षण की बात करें तो वो जो है शिक्षक केंद्रित हो जाता है, क्योंकि शिक्षक जो है एक स्वतंत्र होता है और जो छात्र है वो निर्भर होता है उस पर। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति के द्वारा या बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, नैतिकता के द्वारा या इनमें से सभी? तो इसका आंसर जो है हमारा डी होगा, इनमें से सभी। क्योंकि जो हमारे चरित्र का निर्माण होता है, हमारा व्यवहार जो होता है वो हमारी इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करता है, हमारे बर्ताव, हम कैसा हमारा एटीट्यूड है, और हमारी नैतिकता पर भी। जो कोलबर्ग ने दिया है नैतिकता का सिद्धांत, उनके द्वारा जो है हमने देखा है कि किस प्रकार हमारे चरित्र का निर्माण होता है। तो इस प्रकार चरित्र का विकास जो है इच्छा शक्ति, व्यवहार, नैतिकता के द्वारा, इन सभी का जो है योगदान होता है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? देखिए इसमें शिक्षण अधिगम बोला है, मतलब कि जो हमारा जो टीचिंग लर्निंग है, इनमें से कौन सा उसका स्तर नहीं है? तो विभेदीकरण का स्तर, स्मृति स्तर, समझ स्तर या चिंतनशील स्तर। तो शिक्षण अधिगम जो है, जो टीचिंग लर्निंग है, ये किस पर निर्भर करती है? हमारे स्मृति पर, हमारे जो माइंड है, हमारे जो दिमाग है उस पर भी निर्भर करता है। हमारा जो समझ है, हम कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। और हमारे उसी के जो शिक्षण अधिगम जो लर्निंग हो रही है उसमें कितना चिंतनशील स्तर है, चिंतन कितना कर पा रहे हैं, तो ये भी उस पर निर्भर। विभेदीकरण स्तर जो है ये हमारा इसका शिक्षण अधिगम का स्तर का मतलब पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर जो है ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप, क्या पूछा है? कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है कौन? विद्यार्थी। तो उससे आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, या जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, या उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य के बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है, या उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है हम डी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चे के क्रियोसिटी की बात की है, बच्चे को शामिल किया है। तो जो सीडीपी है, मैं बार बार बोलती हूँ कि जब भी इसे सॉल्व करें तो इसको ध्यान में रखें कि जो हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, जो ये शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो उसी के इर्द गिर्द हमारे ये घूमता है। तो आपके जब भी सॉल्व करें तो माइंड में ये चीज़ ज़रूर रखें।
तो उससे केवल तब प्रश्न पूछें जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। अर्थात तो एक तो प्रश्न जो है उसके रुचि के अनुसार भी होना चाहिए, और वो जब उत्साहित हो तो वो अच्छे से उसका आंसर भी दे पाएगा। और उससे प्रश्न नहीं पूछें तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। हमें हमसे पूछना है, इन्वॉल्व करना है। जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछे, तो वो लिमिटेड हो जाएगा, ये भी हमारा गलत है। और उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उनको सामर्थ्य के बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र है। पहली बात तो कक्षा को इस तरह से मैनेज करें कि कोई किसी का भी उपहास न उड़ाए, और उसको जो है हमेशा जो है प्रश्न करने के लिए आप प्रेरित करें, उत्साहित करें। ऐसा जो है एक इन्वायरमेंट देना चाहिए कक्षा में। तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, मतलब जो हमारा एक प्रशासन की तरह वैसा होना चाहिए, या शिक्षाप्रद होना चाहिए, या आदर्शवादी होना चाहिए, या निदेशात्मक होना चाहिए। तो जो शिक्षक का बर्ताव है वो कैसा होना चाहिए, आप लोग भी उसमें कमेंट कर दीजिए। तो इसके जो है हमारा सी जाएगा आदर्शवादी, क्योंकि शिक्षक को जो है एक जैसा व्यवहार करेगा, जैसा उसका बर्ताव होगा, वैसा ही बच्चे भी वो व्यवहार करेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, इसका क्या कारण है कि बालिका की शिक्षा को जो है महत्व देना उचित है। तो यहाँ पे बालिका की शिक्षा की बात कही गई है। बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान हैं, या बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं, या अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, या किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। तो इसका आंसर जो है हमारा डी होगा। अब बाकी क्यों नहीं होगा और डी क्यों होगा ये भी हम देख लेते हैं। बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान है, ऐसा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये नेगेटिव एक वो करता है कि हम दोनों में कैटेगराइज कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो उनसे बालिकाएं बुद्धिमान हैं बालकों से, या बालक जो है बुद्धिमान है बालिकाओं से, ऐसा नहीं होता है। कोई भी मतलब दोनों की, सबकी अपनी अपनी IQ लेवल होता है सबका ही। तो यहाँ पर हमें समानता की भाव से देखना चाहिए। बालिकाएँ बालकों से अल्पसंख्यक हैं, तो अल्पसंख्यक हैं इसलिए शिक्षा को महत्व देना ये भी मतलब कि एक कोई कारण नहीं है, ये हम जो है एक विभेद कर रहे हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, इसलिए उनके शिक्षा पर महत्व देना चाहिए। पहले के और आज में जो है समय बहुत बदल चुका है, तो ये भी कहीं ना कहीं ये हमारा गलत हो जाता है कि अतीत में ऐसा होता था, इसलिए इस टाइम पे जो उनके शिक्षा को महत्व देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत सुधार हो चुका है और आज दिया भी जाता है। लेकिन महत्व क्यों देना उचित है, इसका कारण जो है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएँ समर्थ हैं, क्योंकि बालिकाएँ जो है अगर वो पढ़ लिख लेती हैं तो वो एक साथ दो दो जगहों पर देखती हैं। मतलब कि अगर एक बोला जाता है ना कि एक परिवार में अगर एक लड़की पढ़ती है तो वो पूरे परिवार को ही पढ़ा सकती है। और तो इसी प्रकार से अगर हम देखें तो बालिकाओं की शिक्षा का महत्व है, क्योंकि वो सामाजिक परिवर्तन में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, इसलिए। तो इन चारों में से हमारा जो है परफेक्ट आंसर जो है डी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, या शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या शिक्षकों की अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। समन्वित शिक्षा, इसका आंसर जो है हमारा समन्वित शिक्षा जो है उसकी सफलता पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। तो हमारा इसका आंसर जो है बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? अधिगम से संबंधित मतलब लर्निंग से संबंधित किसी भी विद्यार्थी की अगर कोई समस्या आ रही है तो उस समस्याओं का उपचार कैसे कर सकते हैं? कठोर परिश्रम का सुझाव देकर, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन करके, या निजी शिक्षण का सुझाव देकर, या निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। तो कभी भी किसी भी विद्यार्थी की समस्याओं का समाधान का उपचार पूछा जाए तो उसका हमेशा जो डायग्नोसिस मतलब कि उसका जो आंसर होगा वो निदानात्मक मतलब निदानात्मक शिक्षण दिया जाता है। अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको एक बार और उसके समस्याओं को पहचाना जाता है, फिर शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से जो है उसके समस्या का निदान किया जाता है। तो यहाँ पर जो है निदानात्मक शिक्षण होगा। तो इसका आंसर जो है हमारा डी जाएगा। बाकी क्यों नहीं होगा? कठोर परिश्रम, कभी भी क्वेश्चन में अगर कठोर परिश्रम आए कि बच्चों को कठोर परिश्रम करवाएं या परिश्रम करने पर बल दें, तो ये हमारा जो है नेगेटिव जाता है। ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन करें, ये भी नहीं हो सकता। निजी शिक्षण का सुझाव दें, ये तो कहीं पर भी निजी शिक्षण, ट्यूशन या डिक्टेशन ऐसे शब्द आ जाए तो वो भी मतलब डिक्टेशन का मतलब श्रुतलेख, तो ऐसे आ जाए अगर क्वेश्चन में तो ये
हमेशा आंसर जो है गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, जो शिक्षक है विद्यार्थियों को कैसे अनुप्रेरित कर सकता है? पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर या कक्षा में भाषण देकर। तो सोचिए, अब यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है पुरस्कार देकर। विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, विद्यार्थियों को इससे सही मार्गदर्शन कराकर भी। लेकिन अगर हम देखें, जैसे कि हमने एक रेनफोर्समेंट देखा था, तो उसके अंदर एक क्या होता है कि एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, मतलब एक सकारात्मक नकारात्मक। तो सकारात्मक जो हम जिस तरह से अभी प्रेरित करते हैं बच्चों को, तो वो पुरस्कार देकर, उसको शाबाशी देकर। तो वहाँ पर जो है इसका आंसर जो है हमारा, विद्यार्थी को अनुप्रेरित करने की बात की जा रही है शिक्षक के द्वारा, तो यहाँ पर पुरस्कार देकर इसका आंसर बहुत ही बेहतर है। आगे देखते हैं। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी अगर आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे। उपेक्षा करेंगे मतलब उसको वैल्यू नहीं देंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, ये भी गलत होगा। उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उससे डांटेंगे। तो ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो आंसर है हमारा सी जाएगा, उसके अभिभावकों से बात करेंगे। क्यों? आंसर ये होगा, उसकी उपेक्षा करेंगे। हम कभी भी अगर बच्चा कोई भी गलती कर रहा है तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसको नकार नहीं सकते, बल्कि उसको अकेले में लाकर जो है उसे समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसे करो। और मतलब आप उसको लोगों के मतलब कि लोगों के अच्छे से एग्जाम्पल देकर कोई और उदाहरण देकर उसको समझाया जा सकता है, लेकिन उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हम। बच्चे को कभी भी, बच्चे की गलती नहीं हो सकती। हमेशा जो है हमें कोशिश करना है कि जो भी बच्चा है, बच्चा को कुछ नहीं पता, हमें सब कुछ सिखाना है। तो यहाँ पे बच्चे की गलती नहीं, हमें अपने कुछ तरीके से उसके में सुधार करना है, वो देखना है। परीक्षा में कम अंक देकर कभी भी अंक कम देना या उसका बदला लेना, ये एक टीचर का मोटिव नहीं होता। टीचर हमेशा जो है एक बच्चे को आदर्श व्यवहार करके, उसके सामने अपना आदर्शवादी व्यवहार प्रस्तुत करके उसको जो है एक सही राह दिखाता है। तो हमेशा ये कोशिश रहना चाहिए। तो हमारा आंसर ये भी गलत होता है, ये भी गलत होता है। और उसे डांटेंगे। डांटना किसी भी चीज़ का जो है आपका हल नहीं है। कभी भी बच्चे को हमें डांटना नहीं है, मारना नहीं है। तो ये भी हमारा आंसर जो है गलत होगा। यहाँ पे जो है इन सब में से सबसे बेहतर जो आंसर जाता है, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, क्योंकि उससे बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या पता वो अपने अगर सम्मान नहीं करता तो कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने पेरेंट्स को बताए, अगर टीचर को नहीं बता रहा है तो पेरेंट्स को। जब पेरेंट्स उसके अभिभावक से बात करेंगे तो अभिभावक पूछेंगे बच्चे से कि ऐसा क्यों, तो वो उसे कुछ बताएंगे, तो फिर अभिभावक पेरेंट्स से अपना आपस में बात करके उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे हैं कि हाँ, ये अगर नहीं सम्मान कर रहा है तो इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा, तो उसका कारण हमें पता करना है। अगर यहाँ पे आता है कि हम उसका कारण पता जानना होगा कि वो क्यों नहीं सम्मान करता, तो वो भी आंसर हमारा बेहतर जाता है। तो यहाँ पर जो उसके अभिभावक से हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का क्या अर्थ है? तो मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, इसके विकास का क्या, इसमें विकास का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर जो है विकास का जो है मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, इसका जो होगा अभिव्यक्ति, इसका आंसर हमारा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक में क्या, एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान का, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का, इनमें से सभी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है हमारा इनमें से डी। हमें हमेशा इसमें देखो कई बार क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या मतलब कि कई क्वेश्चंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनमें जाकर सब सही है तो आप सबसे बेहतर कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है, वो आंसर हमें जो है ढूंढना है। तो यहाँ पर हमें विद्यार्थियों को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान, जिसमें बताया जाता है कि जो शिक्षा है, हमारा जो करिकुलम है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। किस तरह से हमें हर एक स्टेज
स्टेजेस बच्चों की उसके अंदर बाल मनोविज्ञान में होता है कि कहाँ पे बच्चा किस प्रकार की गलतियाँ करता है, उसका क्या उसका दिमागी लेवल होता है, तो उस चीज़ का हमें ज्ञान होता है। बच्चों की समझने की प्रवृत्ति का हमें ज्ञान होना चाहिए। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थी के मत का, जो वो विषय वस्तु मतलब जो भी उसको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो उसके प्रति उसका क्या रुचि है, वो उसके समझ में आ रहा है या नहीं, या उसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत है, इसका भी हमें जो है ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें जो आंसर हमारा जो जाएगा वो डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? देखिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग में, मतलब कि अपने साथी जो अपने अपने जो साथी होते हैं साथी वर्ग में वो सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था या वयस्कावस्था या बाल्यावस्था या प्राक बाल्यावस्था? तो देखिए कि यहाँ पे तो प्राक बाल्यावस्था में हम अगर ये बोल सकते हैं कि बच्चे का सामाजिकरण तो हमारा पहले से ही शुरू हो जाता है। मतलब कि अगर हम बात करें तो जन्म के बाद से ही बालक का सामाजिकरण शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो जब पैदा होता है तो वो देखकर मुस्कुराना, हंसना, कोई कुछ कर रहा है तो उसको नोटिस करता है, तो उसका सामाजिकरण जो है शुरू हो जाता है। प्राक बाल्यावस्था जो है ये जो मतलब हम बोल सकते हैं 2 से जो 6 वर्ष की अवस्था होती है, तो इस वर्ष जो इस अवस्था में बच्चा इतना जो है समझ नहीं होती है इसको, तो ये जो है इसका आंसर तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट बाल्यावस्था जो है 7 से, अगर हम बोलें 7 से 12 वर्ष की अवस्था, तो 12 या 13 आप बोलें कि 12 वर्ष की अवस्था एक तरह से, तो इस अवस्था में क्या बच्चा करता है कि वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो उसके साथी बनने लगते हैं, लेकिन वो समकक्षी वर्ग उसके इसके अंदर ये नहीं आता कि हमें अपने दोस्त के लिए ऐसा करना है, या किसी भी कार्यक्रम में कोई भी कोई भी चीज़ हो रही है तो उसमें अपने पूरी भागीदारी देनी है, ऐसा नहीं। लेकिन जो अवस्था होती है, जो 13 वर्ष के बाद की अवस्था होती है, 13 से अगर हम 19 की बात करें, तो इस अवस्था में बच्चा जो है कोई भी चीज़ होता है तो उसमें इन्वॉल्व होना शुरू कर देता है, उसमें अपनी भागीदारी दिखाता है, और वो देखता भी है कि उसके वो भागीदारी अगर दे रहा है, अपना भागीदारी भाग ले रहा है तो उससे लोग जाने। तो सक्रिय भागीदारी, जो एक सक्रिय सदस्य बनता है, वो जो अवस्था होती है किशोरावस्था होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने का एक तकनीक है, जोखिम भरे कार्य करने के लिए कर्म योजना, या मन का चित्र खींचना, या मन के प्रकार्य का अन्वेषण मतलब मन के अंदर जो भी है उसकी खोज करना, मन के अंदर क्या चल रहा है उसकी खोज करना, मन के अंदर के कार्यों की। तो मनोचित्रण का संदर्भ जो है यहाँ पर अर्थग्राह्यता को बढ़ाने का एक तकनीक है। मनोचित्रण जो भी हम बता रहे हैं किसी को और जो समझा रहे हैं उसको बढ़ाने का एक तकनीक है मनोचित्रण। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा डी होगा। जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, ये तो हो नहीं सकता। मन का चित्र खींचना कहीं भी यहाँ से इससे संबंधित नहीं है। मन के प्रकार्य का अन्वेषण भी कहीं ना कहीं सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बेहतर है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने का एक तकनीक, ये है आंसर। तो होप सो आपको समझ में आई होगी इस सीरीज़। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप अपना जो है कमेंट सेक्शन में जो कोई भी प्रॉब्लम है आप उसे पूछ सकते हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उसका मैं आंसर दूं। और कैसा लगा ये आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। आपको अगर पसंद आए ये सीरीज़ तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी इसकी मदद मिल सके। और चैनल को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर इससे जुड़े रहेंगे तो आप ज़रूर अपना CTET क्रैक कर सकते हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। थैंक यू।